हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हैरी पॉटर और पारस पत्थर का अध्याय नंबर 16। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। अध्याय 16, चोर दरवाजे के पार। आने वाले सालों में हैरी को यह कभी ठीक से याद नहीं रहेगा कि उसने किस तरह से अपनी परीक्षाएं दी, क्योंकि हमेशा उसे यह डर सताता रहता था कि किसी भी समय वोल्डेमॉर्ट दरवाजा खोलकर धड़धड़ाता हुआ अंदर घुस आएगा। परंतु दिन गुजरते गए और इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि तालाबंद दरवाजे के पीछे फ्लफी अब भी जिंदा और सही सलामत था। मौसम बहुत गर्म था, खास तौर पर बड़े क्लासरूम में बहुत गर्मी थी जहां वे अपनी परीक्षा देते थे। परीक्षाओं के लिए उन्हें खास नए कलम दिए गए थे जिन पर नकल विरोधी मंत्र से जादू किया गया था। उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी हुई। प्रोफेसर फ्रेडरिक ने उन्हें अपनी क्लास में एक एक करके यह देखने के लिए बुलाया कि क्या वे एक अनानास को डेस्क पर डांस करा सकते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें एक चूहा दिया जिसे नस्वार की डिब्बी में बदलना था। पॉइंट इस बात पर दिए गए थे कि नस्वार की डिब्बी कितनी सुंदर थी, परंतु अगर इसकी पूंछ रह जाती तो पॉइंट कम कर दिए जाते थे। स्नेप ने उनके होश उड़ा दिए क्योंकि वह पूरे समय उनके सिर पर ही खड़ा रहता था जब वे यह याद करने की कोशिश कर रहे थे कि भूलने वाला जादुई काढ़ा कैसे बनाया जाता है। हैरी ने अपनी तरफ से परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की भरसक कोशिश की। उसने अपने सिर में बार बार उठते भीषण दर्द को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जो उसे तब से परेशान कर रहा था जब वह जंगल से अपनी यात्रा से वापस लौटा था। नेविल ने सोचा कि हैरी की परेशानी का कारण परीक्षाओं का तनाव होगा क्योंकि हैरी को नींद नहीं आती थी, जबकि सच्चाई तो यह थी कि हैरी को उसका पुराना बुरा सपना जगा देता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह सपना अब पहले से ज्यादा भयानक हो गया था क्योंकि अब इसमें नकाबपोश आकृति अपने मुंह से खून टपका रही थी। रॉन और हरमाइनी पत्थर के बारे में हैरी जितने चिंतित नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने वह नहीं देखा जो हैरी ने जंगल में देखा था, या शायद इसलिए क्योंकि उनके माथे पर जलते हुए निशान नहीं थे। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट का विचार उन्हें डरावना लगता था, परंतु वह उनके सपने में बार बार नहीं आता था और वे अपने रिवीजन में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें इस बारे में चिंता करने का ज्यादा समय भी नहीं मिलता था कि स्नेप या कोई और क्या करने की फिराक में था। उनकी आखिरी परीक्षा जादू का इतिहास थी। इसमें उन सरफिरे बूढ़े जादूगरों के बारे में सवाल पूछे गए थे जिन्होंने अपने आप तलने वाली जादुई कढ़ाइयों का आविष्कार किया। 1 घंटे तक सवालों का जवाब देने के बाद वे एक सप्ताह के लिए पूरी तरह आजाद थे क्योंकि उनकी परीक्षा के रिजल्ट एक सप्ताह बाद आने वाले थे। जब प्रोफेसर बीन्स के भूत ने उनसे अपनी कलम रखने और अपने चमड़े के कागज मोड़कर देने के लिए कहा तो बाकी लोगों के तरह हैरी को खुशी का इजहार करने से खुद को वह रोक नहीं पाया था। मैंने जितना सोचा था यह उससे बहुत आसान था, हरमाइनी ने कहा जब वे उस भीड़ में शामिल हो गए जो धूप भरे मैदान में जा रही थी। मुझे 1637 की आदम भेड़िया की आचार संहिता और एफ्लिकेट उर्फ उत्साही के विद्रोही को याद करने की जरूरत नहीं थी। हरमाइनी को हमेशा परीक्षा के बाद अपने पेपर के बारे में बात करना अच्छा लगता था, परंतु रॉन ने कहा कि उसे इससे परेशानी होती है, इसलिए वे लोग झील के किनारे घूमने गए और एक पेड़ के नीचे पसर गए। बीजली बिंदु भी और ली जॉर्डन एक दैत्याकार समुद्री फेनी के तंतुओं से छेड़छाड़ कर रहे थे जो गर्म उथले पानी में आराम कर रही थी। अब कोई रिवीजन नहीं, रॉन ने खुशी से सांस लेते हुए कहा और घास पर पूरी तरह से पसर गया। तुम भी ज्यादा खुश दिख सकते हो हैरी, यह पता चलने में अभी 1 सप्ताह है कि हमने कितना बुरा प्रदर्शन किया। हाल फिलहाल जो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हैरी अपना माथा मल रहा था। काश मैं जान पाता इसका क्या मतलब है, वह गुस्से से बोला। मेरा निशान लगातार दुख रहा है, यह पहले भी हो चुका है, परंतु इतनी ज्यादा बार कभी नहीं हुआ जितना कि इस बार। मैडम पॉम्फ्री के पास जाओ, हरमाइनी ने सुझाव दिया। मैं बीमार नहीं हूँ, हैरी ने कहा। मुझे लगता है यह एक चेतावनी है, इसका मतलब है खतरा आसपास है। रॉन ज्यादा उत्साहित
नहीं दिख रहा था। मौसम बहुत गर्म था। हैरी, आराम करो, हरमाइनी ने ठीक कहा। जब तक डंबलडोर आसपास है तब तक पत्थर सुरक्षित है। वैसे भी हमारे पास इस बारे में बात करने का कोई भी सबूत नहीं है कि स्नेक ने फ्लफी के बारे पार लगाने का तरीका जान लिया है या नहीं। वह एक बार अपनी टांग नुचवा चुका है, इसलिए अब वह जल्दबाजी में दोबारा कोशिश नहीं करेगा और हैग्रिड डंबलडोर को धोखा दे। यह तो तभी हो सकता है जब नेवल इंग्लैंड के लिए क्विडिच खेलने लगे। हैरी ने सिर हिलाया, परंतु उसे एक विचार लगातार परेशान कर रहा था। ऐसा कुछ था, कुछ बेहद महत्वपूर्ण था जो वह करना भूल गया था। जब उसने इसका जिक्र किया तो हरमाइनी बोली, यह परीक्षाओं का तनाव है। मैं पिछली रात उठी और रूप परिवर्तन के अपने नोट्स आधे पढ़ डाले। तब कहीं जाकर मुझे याद आया कि मैं इस विषय की परीक्षा दे चुकी हूँ। हैरी को यकीन था कि उसे परेशान करने वाला विचार पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था। तभी उसकी नज़र एक उल्लू पर पड़ी जो नीले चमकदार आसमान में स्कूल की तरफ उड़ा जा रहा था। उसके मुंह में एक चिट्ठी दबी हुई थी। हैग्रिड इकलौता व्यक्ति था जो उसे चिट्ठी भेजता था। हैग्रिड कभी डंबलडोर को धोखा नहीं देगा। हैग्रिड कभी किसी को नहीं बताएगा कि किस तरह फ्लफी के पार निकला जाए, कभी नहीं। परंतु हैरी अचानक उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? रॉन ने अलसाई आवाज में कहा। मेरे दिमाग में अभी अभी एक विचार आया है, हैरी ने कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमें चलकर हैग्रिड से मिलना चाहिए अभी। क्यों? हरमाइनी ने हाँफते हुए पूछा। क्योंकि हैरी के साथ चलने के लिए उसे बहुत तेज दौड़ना पड़ रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता यह अजीब है? हैरी ने हरी घास की ढाल पर से चढ़ते हुए कहा कि हैग्रिड सबसे बढ़कर जो चीज चाहता था वह ड्रैगन था, और एक अजनबी आता है जो अपनी जेब में ड्रैगन का अंडा लिया फिर रहा था, और यह जादूगरों के कानून के खिलाफ है। तो कितने लोग अपनी जेब में ड्रैगन के अंडे लेकर इधर उधर घूमते होंगे? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे हैग्रिड मिल गया? मैं यह पहले क्यों नहीं समझ पाया? तुम्हारे दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है? रॉन ने पूछा। परंतु हैरी मैदान के पार जंगल की तरफ भागता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हैग्रिड अपने घर के बाहर आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी पैंट बाहर चढ़ी हुई थी और वहां ऊपर चढ़ी हुई थी। वह एक बड़े बर्तन में मटर छील रहा था। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षा खत्म हो गई, ड्रिंक के लिए समय है? हाँ प्लीज, रॉन ने कहा। परंतु हैरी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। हैग्रिड, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें वह रात याद है जब तुमने नॉनबर्ट को जीता था? जिस रात अजनबी के साथ तुमने ताश खेली थी, वह देखने में कैसा था? मालूम नहीं, हैग्रिड ने सहजता से कहा। उसने अपना चोगा नहीं उतारा था। उसने जब उन तीनों के हैरान चेहरे को देखा तो उसने अपनी भौं उठाई। यह उतना अजीब नहीं है। हॉक्सहेड में यानी गांव के बियर बार में बहुत सी अजीब किस्म के लोग आते हैं। वहां ड्रैगन का व्यापारी होगा। और क्या? हमने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि उसने एक बार भी अपनी नकाब नहीं हटाई थी। हैरी मटर के कटोरी के पास गया। तुम्हारी उससे किस बारे में बात हुई थी हैग्रिड? क्या तुमने हॉगवर्ट्स का जिक्र किया? हो सकता है हो किया हो, हैग्रिड ने कहा। याद करने की कोशिश करते हुए उसने त्योरी चढ़ा दी। हाँ, उसने मुझसे पूछा था हम क्या करते हैं और हमने उसे बताया हम यहाँ के रखवाले हैं। उसने हमसे थोड़ी जानकारी ली, हम किस तरह के जानवरों की देखभाल करते हैं हमने उसे बता दिया, और हमने कहा कि हम हमेशा से जो चीज़ सचमुच चाहते थे वह एक ड्रैगन था। और फिर हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद नहीं क्योंकि वह हमें लगातार शराब पिलाता रहा। देखो, हाँ, फिर उसने कहा कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है और अगर हम चाहें तो उसके लिए ताश खेल सकते हैं, परंतु उसे यह विश्वास होना चाहिए कि हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। वह नहीं चाहता था कि ड्रैगन किसी पुराने घर में चला जाए। हमने उसे बताया कि फ्लफी के बाद ड्रैगन को संभालना मुश्किल नहीं होगा। और क्या उसने फ्लफी में दिलचस्पी दिखाई? हैरी ने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, आपको हॉगवर्ट्स के आसपास भी 3 सिर वाले कुत्ते को देखने को कहाँ मिलते हैं, इसलिए हमने उसे बताया। फ्लफी केक का टुकड़ा है, बशर्ते आप उसे शांत रखने का तरीका जानते हो। बस उसके सामने थोड़ा सा संगीत बजा दो और वह चुपचाप सो जाएगा।
हैग्रिड अचानक दहशत में आ गया। हमें तुम्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, वह बोला। भूल जाओ, हमने तुम्हें क्या बताया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हैरी और हरमाइनी एक दूसरे से तब तक बिल्कुल भी नहीं बोले जब तक कि वे प्रवेश हॉल में आकर नहीं रुके, जो मैदान के बाद बहुत ठंडा और अंधेरे से भरा लग रहा था। हमें डंबलडोर के पास जाना चाहिए, हैरी ने कहा। हैग्रिड ने उस अजनबी को यह बता दिया कि फ्लफी के पास कैसे जाया जाए, और वह नकाबपोश आदमी या तो स्नेफ था या फिर वोल्डेमॉर्ट। एक बार फिर हैग्रिड को शराब में धुत करने के बाद यह काम करना बहुत आसान हो जाता है। मुझे बस यही आशा थी कि डंबलडोर हमारे विश्वास कर लें। अगर बेन नहीं रोकेगा तो फ्रेंच हमारी बात का समर्थन कर सकता है। डंबलडोर का ऑफिस कहाँ है? उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे वे उम्मीद कर रहे थे कि कोई साइन बोर्ड उन्हें सही दिशा बता देगा। उन लोगों को यह नहीं बताया गया कि डंबलडोर कहाँ रहते हैं, ना ही वे ऐसे किसी विद्यार्थी को जानते थे जो उनसे मिलने के लिए गया हो। हमें सिर्फ हैरी ने बोलना शुरू किया, परंतु तभी अचानक हॉल के पार एक आवाज सुनाई दी। तुम तीनों अंदर क्या कर रहे हो? यह प्रोफेसर मैगोनिगल थी। उनके हाथ में बहुत सी किताबें थीं। हम प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना चाहते हैं, हरमाइनी ने थोड़ी बहादुरी से कहा। कम से कम हैरी और रॉन को तो ऐसा ही लगा। प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर मैगोनिगल ने दोहराया, जैसे ऐसा करना बहुत ही संदिग्ध काम हो। क्यों? हैरी ने थूक निकला। अब क्या? यह गोपनीय है, उसने कहा, परंतु तत्काल ही वह सोचने लगा कि उसे यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर मैगोनिगल के नथुने फड़कने लगे। प्रोफेसर डंबलडोर 10 मिनट पहले जा चुके हैं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें जादू के मंत्रालय से एक अर्जेंट उल्लू मिला था और वे तत्काल उड़कर लंदन चले गए। वे चले गए? हैरी ने दहशत में आकर कहा। इस वक्त? प्रोफेसर पॉटर, प्रोफेसर डंबलडोर बहुत बड़े जादूगर हैं, उनके पास बहुत से काम रहते हैं। परंतु यह महत्वपूर्ण है। तुम जो कहना चाहते हो वह जादू के मंत्रालय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉटर। देखिए, हैरी ने सावधानी को हवा में उड़ाते हुए, प्रोफेसर, यह पारस पत्थर के बारे में है। प्रोफेसर मैगोनिगल ने जो भी उम्मीद की थी यह तो नहीं थी। जो किताबों वे हाथ में पकड़ी हुई थी वे उनके हाथ से छूट गई, परंतु वे उन्हें उठाने के लिए नीचे नहीं झुकी। तुम्हें कैसे पता? उनके मुंह से निकला। प्रोफेसर, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे प्रोफेसर डंबलडोर से बात करना है। उन्होंने हैरी को सदमे और संदेह की मिले जुले भाव से देखा। प्रोफेसर डंबलडोर कल लौट आएंगे, उन्होंने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा। मैं नहीं जानती तुम्हें पत्थर के बारे में कैसे पता चला, परंतु चिंता मत करो, उसे कोई भी नहीं चुरा सकता। उसकी सुरक्षा का उपाय बहुत मजबूत है। परंतु प्रोफेसर पॉटर, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा। वे झुकी और अपनी गिरी हुई किताबें उठाने लगी। मैं यह सुझाव दूंगी कि तुम लोग बाहर जाओ, सूरज की रोशनी में का आनंद लो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह आज रात ही होने वाला है, हैरी ने कहा, जब उसे यह विश्वास हो गया कि प्रोफेसर मैगोनिगल इतनी दूर चली गई कि उसकी आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई देगी। स्नेप आज रात को चोर दरवाजे से अंदर जाएगा। उसने हर वो चीज़ पता कर ली है जिसकी उसे ज़रूरत थी, और अब उसने डंबलडोर को भी रास्ते से हटा दिया है। उसी ने वह चिट्ठी भेजी थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जब डंबलडोर वहाँ पहुँचेंगे तो जादू के मंत्रालय को सचमुच सदमा लगेगा। परंतु हम क्या कर? हरमाइनी की सांस वहीं की वहीं रह गई। हैरी और रॉन पीछे घूमे। वहाँ स्नेप खड़ा था। गुड आफ्टरनून, उसने रेशमी आवाज में कहा। वे उसे घूरते रहे। इतने सुहाने दिन में आप लोगों को अंदर नहीं रहना चाहिए, उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग? हैरी ने बोलना शुरू किया कि उसे मालूम नहीं था कि वह आगे क्या कहने जा रहा है। तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, स्नेप ने कहा। इस तरह अंदर घुसे रहने से लोग समझेंगे कि तुम कोई बदमाशी कर रहे हो। गणद्वार अब और ज़्यादा पॉइंट गंवाने की स्थिति में नहीं है ना? हैरी का चेहरा लाल हो गया। वे बाहर जाने के लिए मुड़े, परंतु स्नेप ने उन्हें वापस बुलाया। मैं फिर से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, पॉटर, अगर आप कभी रात के समय बाहर घूमे तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगा। गुड डे। स्नेप स्टाफ रूम की दिशा में बढ़ गया। बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर हैरी बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। ठीक है, तो अब हमें यह करना ही होगा, वह जल्दी से फुसफुसाया। हमें से एक को स्नेप पर नजर रखनी होगी, स्टाफ रूम के बाहर इंतजार करना होगा, और अगर हम वहां
वह वहां से कहीं जाए तो उसका पीछा करना होगा। हरमाइनी, बेहतर होगा कि यह काम तुम करो। मैं ही क्यों, यह साफ है, रॉन ने कहा। तुम नाटक कर सकती हो कि तुम प्रोफेसर फ्लिटविक का इंतजार कर रही थी। उसे ऊंची आवाज में नकल उतारते हुए कहा, ओह प्रोफेसर फ्लिटविक, मैं इतनी घबरा रही थी। मुझे लगता है मेरा 14B नंबर का सवाल गलत हो गया है। ओह चुप हो जाओ, हरमाइनी ने कहा, परंतु वह स्नेप पर नजर रखने के लिए तैयार हो गई। और बेहतर होगा हम तीसरी मंजिल के गलियारे में रहें, हैरी ने रॉन से कहा। चलो, परंतु योजना का यह हिस्सा सफल नहीं हुआ। जैसे ही वे लोग उस दरवाजे पर पहुंचे जो फ्लफी को बाकी स्कूल से अलग करता था, प्रोफेसर मैगोनिकल वहां आ गई और इस बार उन्होंने अपना आपा खो दिया। मुझे लगता है तुम सोचते हो कि तुम लोगों से पीछा छुड़ाना जादू मंत्रों से के समूहों से ज्यादा मुश्किल है, वे तूफानी अंदाज में बोली। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोग दोबारा इस जगह पर यहाँ वहाँ नजर आए तो मैं गणितवाद के 50 पॉइंट कम कर दूंगी। और हाँ वीजली, मेरे अपने हाउस से। हैरी और रॉन वापस हॉल में चले गए। हैरी ने इतना कहा था, कम से कम हरमाइनी तो स्नेफ के पीछे है, कि तभी मोटी औरत की तस्वीर घूमी और हरमाइनी अंदर आई। मुझे अफसोस है हैरी, उसने बिलखते हुए कहा। स्नेफ बाहर निकल आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैंने कहा कि मैं प्रोफेसर फ्लिटविक का इंतजार कर रही, तो स्नेफ उन्हें बुलाने के लिए अंदर चला गया और मैं बस अभी निकल पाई हूँ। मैं नहीं जानती स्नेफ कहाँ गया। तो यह मामला है ना। बाकी दोनों उसकी तरफ घूरते रहे। हैरी का चेहरा पीला था और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं आज रात को वहां जाऊंगा और पत्थर को पहले हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम पागल हो गए हो, रॉन ने कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हरमाइनी ने कहा। मैगोनिकल और स्नेफ ने जो कहा उसके बाद भी तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हैरी ने कहा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अगर स्नेप उस पत्थर को चुरा लेता है तो वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। क्या तुमने नहीं सुना? तब माहौल कैसा होगा जब वह अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करेगा। फिर कोई हॉगवर्ट्स में नहीं रहेगा और न ही हॉगवर्ट्स रहेगा जहां से किसी को निकाला जा सके। वह इसे मटिया मेट कर देगा या काले जादू के स्कूल में बदल देगा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि अब पॉइंट गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें लगता है कि अगर गणद्वार हाउस कप जीत लेगा तो वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को छोड़ देगा? अगर मुझे पत्थर पाने से पहले पकड़ लिया जाए तो मुझे डजली परिवार के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर वोल्डेमॉर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। यानी मैं कुछ समय बाद मरूंगा, क्योंकि यह बात तो तय है कि शैतानी काले जादू का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। मैं आज रात को चोर दरवाजे के पास जा रहा हूँ और तुम दोनों चाहो जो कहो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हें याद है वोल्डेमॉर्ट ने मेरी मम्मी डैडी को मारा है? उसने उनकी तरफ तमतमा कर देखा। तुम ठीक कह रहे हो हैरी, हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा। मैं अदृश्य चोगा पहनकर जाऊंगा, हैरी ने कहा। मेरी किस्मत अच्छी रही थी और जो यह सब मुझे वापस मिल गया। परंतु क्या यह हम तीनों को छुपा लेगा? रॉन ने कहा। क्या हम तीनों को? छोड़ो भी, तुमने यह कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, हरमाइनी तेजी कहा। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम हमारे बिना पत्थर तक पहुंच पाओगे? बेहतर होगा मैं जाऊं और अपनी किताबें देख लूं, शायद उनमें कोई काम की चीज मिल जाए। परंतु अगर हम पकड़े गए तो तुम दोनों को भी निकाल दिया जाएगा। अगर मेरे हाथ में हो तो ऐसा नहीं होगा, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। फ्लिटविक ने मुझे गोपनीय रूप में बताया कि मुझे उसकी परीक्षा में 112 नंबर मिले हैं। इसके बाद वे लोग मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। डिनर के बाद वे तीनों हॉल में तनाव की हालत में अलग अलग बैठे रहे। किसी ने उन्हें तंग नहीं किया, क्योंकि वैसे भी गणितज्ञ के कोई भी विद्यार्थी हैरी से कोई भी बातचीत नहीं करता था। यह पहली रात थी जब वह इस बात को लेकर परेशान नहीं हुआ। हरमाइनी अपने नोट्स पलट रही थी और आशा कर रही थी कि जिन जादू टोनों और मंत्रों का वे मुकाबला करने जा रहे हैं वे उसे के द्वारा पढ़े हुए हों। हैरी रॉन ने आसपास में बात नहीं की। दोनों ही इस बारे में सोच रहे थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग सोने चले गए और कमरा खाली हो गया। बेहतर होगा कि तुम चोगा ले आओ, रॉन ने कहा। अब
जब ली जॉर्डन आखिरकार अंगड़ाई और जमाई लेते हुए वहां से चला गया, हैरी ऊपर की मंजिल पर अपने अंधेरे कमरे की तरफ भागा। उसने चोगा बाहर निकाला, तभी उसकी निगाह उस बांसुरी पर पड़ी जो हैग्रिड ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने फ्लफी पर इस्तेमाल करने के लिए उस बांसुरी को अपनी जेब में रख लिया। गाना गाने का उसका कोई मन नहीं था। वह वापस हॉल की तरफ भागा। हम चोगे को यहीं पर ओढ़ लें ताकि यह पक्का हो जाए कि इससे हम तीनों ढके रहें। अगर फिल्च ने हम में से किसी के पैर बिना शरीर के देख लिए तो। तुम क्या कह रहे हो? कमरे के कोने से एक आवाज आई। एक कुर्सी के पीछे नेवल प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक मेंढक, उसका मेंढक ट्रेवर था, जो फिर से आजाद होने की कोशिश करता दिख रहा था। कुछ नहीं नेवल, कुछ नहीं, हैरी ने कहा और उसने जल्दी से चोगे को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। नेवल उसके अपराधी जैसे चेहरे की तरफ घूर रहा था। तुम फिर से बाहर जा रहे हो? उसने कहा। नहीं नहीं, हरमाइनी बोली। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तुम जाकर सो क्यों नहीं जाते नेवल? हैरी ने दरवाजे के पास लगी पुरानी जमाने की घड़ी को देखा और समय बर्बाद करने की कोई भी तहकीयत नहीं थी। इसने इस समय शायद फ्लफी को संगीत सुनाकर सुला रहा होगा। तुम बाहर नहीं जा सकते, नेवल ने कहा। तुम फिर से पकड़े जाओगे। गणद्वार और ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो नेवल? हैरी ने कहा। यह महत्वपूर्ण है, परंतु नेवल किसी खतरनाक काम को करने के लिए खुद को मजबूर कर रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने कहा और जल्दी से तस्वीर के छेद के सामने खड़ा हो गया। मैं तुमसे लड़ूंगा। नेवल, रॉन फट पड़ा। रास्ते से हट जाओ और मूर्ख मत बनो। मुझे मूर्ख मत कहो, नेवल ने कहा। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कोई नियम तोड़ना चाहिए और तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, परंतु हम लोगों का नहीं, रॉन ने परेशान होकर कहा। नेवल, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो नेवल ने मेंढक को नीचे गिरा दिया जो कूदकर उछल हो गया। जाओ, मुझे मारने की कोशिश करो, आओ, नेवल ने अपनी मुट्ठी तानकर कहा और उन्हें हवा में लहराते हुए। मैं तैयार हूँ। हैरी हरमाइनी की तरफ मुड़ा। कुछ करो, उसने बेचैनी से कहा। हरमाइनी आगे आई। नेवल, उसने कहा, मुझे सचमुच बहुत दुख है। उसने अपनी छड़ी उठाई। पेट्रिफिकस टोटालिस, अपनी छड़ी नेवल की तरफ करते हुए वह चीखी। नेवल के हाथ पैर इकट्ठे बन गए। उसका पूरा शरीर शक्त हो गया और जहां खड़ा था वहीं पर झूला और फिर चेहरे के बल गिर गया, लकड़ी के किसी तख्ते की तरह। हरमाइनी ने भागकर उसे सीधा किया। नेवल के जबड़े जुड़ गए थे, इसलिए वह बोल नहीं सकता था। सिर्फ उसकी आंखें हिल रही थी और उसकी तरफ दहशत से देख रही थी। तुमने इसके साथ क्या किया? हैरी फुसफुसाया। यह पूर्ण शरीर बंधन है, हरमाइनी ने कहा। ओ नेवल, मुझे बहुत अफसोस है। और कोई चारा भी तो नहीं था नेवल। समझने और समझाने का वक्त नहीं है, हैरी ने कहा। तुम बाद में समझ जाओगे नेवल, रॉन ने कहा जब वे उसे लांघते हुए निकले और उन्होंने अपना अदृश्य चोगा ओढ़ लिया। परंतु नेवल को फर्श पर बंधा छोड़ना उन्हें कोई शुभ संकेत नहीं लग रहा था। वे इतने परेशान थे कि हर मूर्ति की छाया उन्हें फिल्च की तरह लग रही थी और हवा की हर आहट उन्हें उनकी ओर आते पिब्ज की आवाज लग रही थी। पहली सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि मिसेस नॉरिस ऊपर की तरफ घूम रही है। अच्छा, तो मैं उसे एक लात मार दूं, सिर्फ एक, रॉन ने हैरी के कान में फुसफुसाकर कहा। परंतु हैरी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वे मिसेस नॉरिस के पास से सावधानी से चढ़े, उसकी अपनी लैंप जैसी आंखें उनकी तरफ मुड़ी, परंतु कुछ नहीं किया। उन्हें तब तक कोई और नहीं मिला जब तक कि वे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच गए। पिब्ज बीच रास्ते में लटका हुआ था और गलीचे को ढीला कर रहा था ताकि लोग फिसलकर गिर जाएं। जब वे उसकी तरफ बढ़े तो उसने अचानक से कहा, कौन है? उसने अपनी दुष्ट काली आंखें सिकोड़ी। हालांकि मैं तुम्हें नहीं देख सकता, परंतु मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो। क्या तुम भूत पिशाच या फिर जिन्न जानवर हो? वह आवाज में ऊपर उठा और उसने तैरते हुए उन्हें उनकी तरफ घूरता रहा। अगर कोई अदृश्य चीज यहाँ घूम रही है तो फिल्च को बुलाना चाहिए, मुझे बुलाना नहीं चाहिए। हैरी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। पिब्स, उसने कर्कश आवाज में कहा, खूनी नवाब किसी कारण से अदृश्य होकर घूम रहे हैं। पिब्स को इतना जोर का झटका लगा कि वह हवा से लगभग गिर गया।
वह समय रहते संभला और सीढ़ियों से 1 फुट ऊपर तैरने लगा। बहुत अफसोस है महामहिम नवाब साहब सर, उसने मक्खन लगाने वाली आवाज में कहा। मेरी गलती है, मैंने आपको नहीं देखा, जाहिर है मैंने नहीं देखा, आप अदृश्य जो थे। पिब्स के छोटे से मजाक को माफ कर दीजिए सर, मुझे यहाँ पर काम है पिब्स, हैरी ने फटे बांस जैसी आवाज में बोला। इस जगह से आज रात दूर रहो। मैं ऐसा ही करूंगा सर, मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा, पिब्स ने दोबारा हवा में ऊपर उड़ते हुए कहा। आशा है आपका काम सफल होगा नवाब साहब, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और वह वहां से तेजी से बढ़ चला।